तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग साई करुणा मिशन में मेडिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं, है ना। आप सबका एक टारगेट होगा, सबकी एक इच्छा होगी कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, कुछ लोगों को अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, कुछ लोगों को अपना बिजनेस फाइनेंस अच्छा करना है। लेकिन ये ऑरा से पता चलता है कि आप सही दिशा में है कि नहीं, आपका जो पाथ है, आप जिस दिशा में जा रहे हो, क्या उस दिशा से आपको वो हासिल होगा कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो अधूरी है, और उनको पूरा करने के लिए जब तक आपके पास ऊर्जा केंद्रित नहीं होती, आपकी एनर्जी नहीं होती, तब तक आपका वो मैनिफेस्टेशन भी नहीं होगा, राइट। कृष्ण भगवान ने तो बहुत से अर्जुन को पावर दिए थे और इसी के वजह से अर्जुन युद्ध में जीत गए। तो आप भी जो भक्ति करते हो अपने भगवान से, गॉड गॉडेसेस से, जिनसे भी भक्ति करते हो, क्या उस ऊर्जा को आप ले पाते हो कि नहीं, पहले तो ये क्वेश्चन है। क्या आपकी इतनी पूरी श्रद्धा है कि नहीं, क्या आप पूरे सरेंडर हो कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात ये कि अगर आपके ये 7 चक्र खुले हैं, अलाइंड है, तो क्या ऊर्जा ऊपर से जो आती है, क्या नीचे तक वो ऊर्जा जाती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऊर्जा नीचे तक नहीं जाती, रूट मूलाधार चक्र जहाँ पे हमारी इच्छाएं हैं, अगर वहीं तक नहीं जाती तो मैनिफेस्टेशन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब सपोज़ मेरे पास ये मोबाइल है, इसके अंदर सिम है, एक्टिवेटेड भी है, लेकिन अगर ये टावर के पास नहीं है तो इसको नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना होगा, मोबाइल को कहाँ ले जाना होगा, टावर के नज़दीक पास में ले जाना होगा, तो मुझे फुल रेंज मिलेगी, नेटवर्क मिलेगा, है ना। तो यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, यही हीलिंग होती है, यही योगा होता है, मेडिटेशन होती है, कि जो हमें टावर के पास ले जाता है, भगवान के पास ले जाता है, एनर्जी के पास ले जाता है। क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी तो बहुत है, ब्रह्मांड में तो बहुत सी ऊर्जा शक्तियाँ हैं, हमें वहाँ तक पहुँचना है ना। और हमें उसे आकर्षित करने को भी आना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने श्री राम की एनर्जी को केंद्रित किया, आकर्षित किया, है ना, उनकी भक्ति के द्वारा। प्रभुपाध्याय ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो इसी तरह से आपको भी कुछ तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करनी होगी, स्पिरिचुअल हीलिंग करनी होगी, जैसे आप उस तक पहुंच पाओ और वो ऊर्जा आप तक पहुंच पाए। अगर वही एनर्जी आप में लो है, एनर्जी डल है, वीक है, ड्रेन है, तो आपका मैनिफेस्टेशन कहाँ से होगा, मुझे बताओ। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। ये मोबाइल कितना भी महंगा है, 1.5-2 लाख का मोबाइल है, कितना भी लेटेस्ट आईफोन खरीदो, लेकिन इसकी बैटरी ही चार्ज नहीं है, तो इसमें क्या रिकॉर्डिंग होगी और क्या आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे, है ना। तो पहली बात तो ये है कि अपनी एनर्जी को पूरी तरह से संपूर्ण एक्टिवेट करने के लिए प्रयास करो। अगर वो नहीं कर सकते हो तो फिर रिजल्ट सोचना ही नहीं कभी। क्योंकि हम भगवान की मूर्ति को भी कहीं से भी लाते हैं, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उसमें ऊर्जा एक्टिवेशन नहीं होता, तो उसको हम भगवान भी नहीं मानते, उसको पत्थर ही मानते कि नहीं। तो हमारे भी शक्तिपात होनी चाहिए, हमारे अंदर भी वो जो चक्रस है उनका अलाइनमेंट होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपके हाथ से एक तरंग जो निकलेगी, जो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी आकर्षित करेगी आपकी इच्छाओं को, उन इंसानों को जो आपको मदद करेंगे। अब तो आप उन इंसान को आकर्षित करते हो जो आपके दुश्मन हैं, जो नेगेटिव हैं, जो आपके कहीं पीठ पीछे नेगेटिव करते हैं या सामने करते हैं, जो भी है, बिकॉज अभी वो नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ है। लेकिन जैसे आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी, तो अच्छे लोग आएंगे, अच्छी परिस्थितियाँ आपके डेवलप्ड होंगे। इज इट क्लियर? मतलब हमारे साथ भी पिछले 26 साल से कंटिन्यूस कहीं ना कहीं से हमें मदद मिलते जा रही है, हेल्प मिलते जा रही है, कहीं यूट्यूब चैनल से, कहीं पॉडकास्ट वालों से, इंडिया में, अब्रॉड से, कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन खुद बुलाते हैं, कहीं ब्रह्म कुमारी वाले बुलाते हैं, कहीं आर्ट ऑफ लिविंग वाले बुलाते हैं। तो ये कब होता है? जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? आप सोचते हो मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, कोई मुझे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कोई मेरा अच्छा रिश्ता नहीं बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी डल है आपकी, वीक है। और उसको ऑरा में जान लो, जैसे अभी आपको निशा मैडम ने इतने अच्छे से समझाया, और उस हिसाब से चलो। जैसे हम ब्लड चेक करते हैं और पता चलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गया है, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में करते हैं। तो इसी तरह से हमारे ऑरा में भी जो चीज़ कम है
वो बढ़ानी पड़ेगी, और जो चीज़ ज़्यादा है उसको कम करनी पड़ेगी। उसको बोलते संतुलित अवस्था, बैलेंस्ड अवस्था। बैलेंस रहोगे तो सब कुछ मिलेगा, इम्बैलेंस रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और हमारे सब के अंदर एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पर्सनालिटी है, क्योंकि वही तो हमारा सबक है, वही तो लेसन है जो सीखने के लिए ये जन्म लिया है। नहीं तो लेते ही क्यों हम क्यों इस रिश्ते में फंसते, या क्यों ये मतलब फाइनेंस के चक्कर में आते, मोह में, माया में क्यों आते? क्योंकि कुछ तो सीखना बाकी है कि नहीं आपका। और एंड ऑफ द लाइफ तक हम सीखते हैं। हमने जितने भी पुनर्जन्म के अभ्यास किए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए, उसमें समझ में आया पिछले जन्म में जो आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी उसी को तो पूरा करने ये जन्म लिया आपने, लिया है कि नहीं आपने। और उसी को अगर आप पूरा नहीं करोगे तो नेक्स्ट लाइफ में वही पूरी करने के लिए वापस पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो समझ लो अपने पास्ट की क्या इच्छाएं थी, समझ लो प्रेजेंट में क्या एनर्जी लेके बैठे हो। ये दोनों को जब समझ लोगे ना तो आपको आसानी होगी ज़िंदगी जीना। अभी तो आपको यही नहीं पता कि पिछले जन्म से क्या लेके आए। मैंने अभी तक अपनी 153 पास्ट लाइफ देखी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत अधूरा है। मुझे बहुत सी देखनी है बुद्धा महावीर के जैसी, ताकि मुझे समझ में आके कि क्या काम मैंने अधूरा छोड़ा था जिसके वजह से मुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। और वो जब मैंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे मेरी लाइफ प्रोग्रेसिव हो गई है। तो आपको भी कहीं ना कहीं वही जानना पड़ेगा। अभी जो आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, ये सब अनवांटेड चीज़ों की वजह से। अभी रियल आपकी तो मतलब युद्ध यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ आप ब्लेम कर रहे हो और घर के लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से लड़ ही रहे हो। कोई फ़ायदा भी नहीं है। कोई आपका दुश्मन नहीं है और कोई आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहता। अभी तो अपनी अंदर की जो कमज़ोरियां हैं ना वो समय समय पे बाहर आती है और हम उस कमज़ोरियों को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को ब्लेम करते हैं। और क्या है, अगर मैं 100 किलो का वज़न नहीं उठा पा रहा हूँ तो मैं कहूँगा ये लोखंड कितना बेकार है। तो ये इल्ज़ाम सही है कि गलत है? मुझे बताओ। हाँ, गलत है। और जो लोग जिम में जाते हैं वो तो 150 किलो का वज़न ऐसे ही उठा लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अपनी साधना बढ़ाओ, अपने मेडिटेशंस बढ़ाओ, खुद के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करो, लोगों के साथ कम टाइम स्पेंड करो। और जितना समय आपके पास एक्स्ट्रा है अच्छे यूट्यूब चैनल्स देखो। कितने अच्छे शिवानी के टॉक है, सदगुरु के हैं, श्री श्री रविशंकर के हैं, सुधांशु महाराज के हैं, शिव योग के हैं। मतलब इस दुनिया में अपने भारत में तो कितने अच्छे अच्छे गुरु हैं जिनके लेक्चर्स सुन के उनको अगर हम अप्लाई करेंगे, उनका पालन करेंगे, जीवन में उतारेंगे तो सोचो हमारा जीवन कितना बदल जाएगा, कितना परिवर्तन आएगा। लेकिन हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमारी माइंड ना नीचे चली जाती है, हमारी चेतना नीचे जाती है, ऊपर नहीं आती है। तो सिर्फ हमें नज़र का परिवर्तन लाना है, दृष्टि में बदलाव लाना है। और वो कब बदलाव आएगा? जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ रामदेव बाबा के गुण आएंगे, थोड़े योगा करोगे, कुछ ना कुछ आपको शिवानी के गुण आएंगे, कुछ राजयोग करोगे, कुछ सुदर्शन क्रिया के गुण आएंगे। ऐसे सब चीज़ें जब आपके अंदर आएंगे तो धीरे धीरे आपकी नाड़ियाँ खुलना शुरू हो जाएगी, आपके चक्रस खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके सेल्स में से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आपके नए सेल्स नव निर्माण होंगे, फिर आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी लाइफ अच्छी होगी। हम तो हीलिंग इसलिए सिखाते हैं ताकि आपको एक लाइट का पाथ दे सके, एक ऊर्जा की किरण दे सके, जिसके ज़रिए आप आगे की जीवन अच्छे से जी पाओ। इसे क्लियर? जो प्रैक्टिस मैं 26 साल से कर रहा हूँ, हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही प्रैक्टिस हम आपसे करवाना चाहते हैं। हमने अभी तक 5.5 लाख लोगों को ये सिखाया है और जिन्होंने भी सीखने के बाद प्रैक्टिस किए उन्हें अच्छे ही रिजल्ट मिले। बिकॉज ये तो कुदरत की शक्तियाँ हैं, ये गॉड का पावर है, कभी वेस्ट नहीं जाता है ना। भले समय लगता है लेकिन वेस्ट कभी नहीं जाता है करके। तो चॉइस आपकी है कि अंधकार में जीना है कि प्रकाश के साथ जीना है। मतलब भले आप हाउस वाइफ हो या बिजनेस कर रहे हो या रिटायर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी एज के हो, कोई भी जेंडर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कहाँ पड़ता है? जहाँ पे आप सही दिशा में काम पे अपनी ऊर्जा को नहीं लगा रहे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए टाइम टाइम पे आपको 3 महीने 6 महीने में अपना ऑरा चेक करनी होगी,
एनर्जी चेक करो, देखो कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। नहीं जा रहे हो तो करेक्शन करने की ज़रूरत है, जिसको हम परिवर्तन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो हम कुछ सेमिनार में लोगों का लाइफ चेंज करते हैं, कुछ वर्कशॉप्स में करते हैं, कुछ रिट्रीट्स में करते हैं, कुछ रिग्रेशन के थ्रू करते हैं। हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं, विधियां हैं, क्रियाएं हैं, टेक्निक्स हैं, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा हमें। वो समय आप हमें दोगे, हम आपको सिखाएंगे, और उसके बाद और समय देना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? मैं सुबह आज जब बॉम्बे से यहाँ अहमदाबाद आ रहा था, तो जितना 6 घंटे मुझे मिला, मैंने ये अपने शिवलिंग को कंटिन्यूसली मैं चार्ज कर रहा था। मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया कि चलो इसके साथ फ़ोन पे बात करें, उसके साथ फ़ोन पे बात करें, ये वीडियो देखें, वो टाइम पास करें, कुछ भी नहीं, गाना सुने, ये करें, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो पहले मेरी एनर्जी अच्छी चाहिए, और मेरे पास ही अगर एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपको कैसे मदद कर पाऊँगा, है ना? आपके घर वाले जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी मदद करो, लेकिन आप में खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके पास खुद के पास एनर्जी नहीं है, आप घर वालों को ही मदद नहीं कर सकते, तो आपको नहीं लगता कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है कि नहीं? सभी को है। जितने मैंने देखा जैन साधु हैं, वो लोग भी इतनी तप करते हैं, इतनी साधना करते हैं, तब जाके उनका ऊर्जा बहुत खुल जाता है, तब जाके वो फिर जो भी वास्केप देते हैं या रक्षा पोटली देते हैं, जो भी चीज़ें देते हैं, तब जाके उनमें पावर आता है। आपके अहमदाबाद में यहाँ घंटाकरण वीर का मंदिर है, पता है कि नहीं? लेकिन उस मंदिर में भी उस घंटाकरण वीर को किन्होंने पावर दिया? उसी महाराज ने दिया ना, बुद्धिसागर सुरेश्वर महाराज ने, राइट? तो कहीं तो गुरु की भक्ति करनी होगी कि नहीं? कहीं तो साधना करनी होगी कि नहीं? कहीं मंत्र चैंट करनी होगी, कहीं हीलिंग करनी होगी। ये सब अलग अलग वेरिएशन की प्रैक्टिस करोगे ना, तब रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मत सोचो नहीं मैं तो बस ये आधा घंटा सुबह दिया करती हूँ, आरती करती हूँ, ये करती हूँ, उससे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ तो नया करना पड़ेगा। अब तक जो भी किया उसके वजह से ये रिजल्ट मिला, अब जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है मतलब कुछ नया ऐड करना होगा कि नहीं? कुछ तो हमारे लाइफ में नया सीखना होगा और उसकी नई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आप ये समय हमें दो दिन देंगे, सैटरडे संडे हमारा 2 दिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बेसिक हमारा है, अगर आप टाइम दोगे तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। और पिछले समय जब हम आए थे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सीखा, 63 लोगों ने सीखा, उसमें से काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस ही छोड़ दी है। तो जब तक वो रीस्टार्ट नहीं करेंगे उनको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? इज इट क्लियर? विद्या शक्ति बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन जिनको भी ऊपर वाला देता है, अगर सरस्वती माँ देती है, अपने लक्ष्मी माँ देती है, काली माँ देती है शक्ति, तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? सो किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई अपने डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो मुझे। यस सर, साइकिक सर्जरी जब हम दूसरे की करते हैं 21 डेज के बाद, हाँ, किसी की करना चाहे, जैसे मेरी डॉटर उसकी करना चाहे, हाँ, उसके लिए हमने डिफरेंट क्रिस्टल ले लिया, राइट, और वो क्रिस्टल जैसे हम अपनी जब करते हैं तो हम तो अपनी लगाते हैं, राइट। उस समय क्या उसको लगाना है? नहीं, उसको नहीं लगाना है, हमें अपने सर से ही लगाना है, और उसको फील करना है कि ये वो है। सही बात है, परफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब वो दूर भी होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं। ठीक है, थैंक यू। पॉडकास्ट में अभी विन का जो हुआ था उसमें आपने कहा था, आपने एक पेशेंट की जब साइकिक सर्जरी हाँ, करी थी जो 21 डेज, हाँ, तो उसमें आपने उसका फोटो चाहिए कि सामने वाले पर्सन? फ़ोटो नहीं चाहिए, वो तो उस बंदे को मैं पहचानता नहीं था ना, इसलिए फ़ोटो चाहिए था। अगर मैं तो मेरे रिश्तेदार की करता हूँ, फैमिली मेम्बर की करता हूँ, तो फ़ोटो की भी क्या ज़रूरत है ना? हाँ, स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए 21 डेज तो मिनिमम हम कहते हैं कि सेल्फ हीलिंग करना ज़रूरी है ना? जो भी पंडित प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पहले वो खुद कितने पावरफुल हो जाते हैं, उसके बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, है ना? वो लोग खुद भी उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, खुद भी कितनी साधना करते हैं, उसके बाद उनके अंदर इतना पावर आता है कि वो मूर्ति में पावर डाल सकते हैं, है ना? यह सर, मैंने जब आपने अभी पीछे आए थे तो रिट्रीट मैंने 2 दिन की ज्वाइन की, हाँ, तो मैं एक एक्सपीरियंस सबके साथ में ज्वाइन Yes, करना yes. चाहती हूँ। मैंने अपना जब डेली के लोग प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, उसमें मैंने नीता मैम को भी बताया हाँ, कि
अभी जो मनी अबेंडेंस के जो भी वो हैं और अपनी करुणा हीलिंग के हैं, हाँ तो हमारे जो घर का मेन डोर है, हाँ। मैं उसमें शाम को धूप दिखाती हूँ। हम्म। तो धूप दिखाते टाइम मैं ये सारे अपने सिंबल्स डालती हूँ उसमें। वेरी गुड। और जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पे भी जाके डालती हूँ। हाँ हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था हम्म। कम से कम 8 साल से, हम्म। और अभी हमें कोई खास उम्मीद नहीं थी कि हमें फौरन उसमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन इन्हीं इतने कम टाइम में हाँ। मुझे मतलब मैं बहुत सालों से दुर्गा की बहुत साधना करते हो। पूजा करती हूँ। हाँ। लेकिन जो आपने कहा कि इससे हमें ये मिला, राइट, हमें राइट। इससे ये मिला, राइट, राइट। और उससे हमें इतने कम टाइम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे फेवर में हाँ। डिसीजन जो है मिला। अरे वाह, वेरी गुड। ये मैं एक Very good. बताना चाहती हूँ Yes. कि मैं जानती हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे दुर्गा की तरफ हाँ। और फिर उससे मुझे इधर एक पाथ मिला। Right, और right, जिससे right. कि मुझे इतनी जल्दी Very good, very आई एम good. वेरी थैंकफुल टू नहीं नहीं, वेरी गुड। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे शिद्दत से रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जिन्होंने मेरा पॉडकास्ट का इंटरव्यू लिया था 5-6 दिन पहले ही उनका मुझे फ़ोन आया कि उनके पापा बहुत सीरियस हैं, आईसीयू में, तो आपने साइकिक सर्जरी जो पॉडकास्ट में बताया था, तो प्लीज़ मेरे पापा के ऊपर आप प्रैक्टिस कर, मतलब थोड़ी हीलिंग करो। मैंने कहा ठीक है, आप फ़ोटो भेज दो और उनके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स भेज दो। तो सारे जब मेडिकल रिपोर्ट्स भेजे तो मुझे समझ में आया कि उनका कहाँ पे प्रॉब्लम है करके, और मैंने जैसे उनकी साइकिल से शुरू की और उन्होंने 2-3 दिन बाद जो रिपोर्ट्स भेजे उसमें 60% रिपोर्ट्स का डिफरेंस आया। तो मैंने उस बंदे को कहा कि भाई आप ही सीख लो करके, क्यों मुझ पे भी डिपेंड रहते हो आप। इज इट राइट? बिकॉज या विन विन, यस यस यस। दो क्वेश्चन है मेरे। हाँ जो भिखारी लोग मांगते हैं, हाँ उसको पैसे देने से एनर्जी मींस कैसे पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, नंबर 1। हाँ नंबर 2, यदि मंदिर में या कहीं पे भी अच्छे हाँ। स्थान पे जाते हैं, हाँ तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मांगना चाहिए भगवान से या नहीं मांगना चाहिए? हाँ, यस यस। देखो, एक तो सिंपल क्या है ना कि जो भी भीख मांगते हैं डेफिनेटली कुछ तो मजबूरी होगी तभी मांगते हैं ना लोग, है ना। और अगर हम शुद्ध भाव से उन्हें जो भी देते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है करके, क्योंकि हमारा भाव अच्छा है करके। और अगर आपको लगता है कि शायद ये पैसों का दुरुपयोग करेंगे तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसा कुछ दे सकते हो, है ना, अनाज वगैरह कुछ। मैं तो कभी कपड़े देता हूँ, कहीं कुछ अभी हम लोग बॉम्बे की लोकल ट्रेन में जाते हैं तो चीकू, बनाना जो भी मिलता है, ग्रेप्स मिलते हैं, ऑरेंज मिलते हैं, मैं लेके दे देता हूँ। पैसे कम देता हूँ मैं, बिकॉज काफ़ी बार क्या है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनसे पैसे लेके दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं करके। तो बेटर है कि कुछ खाना दो, उसका तो कोई दुरुपयोग करेगा ही नहीं, ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर प्रार्थना आपको भगवान से करनी है तो 2 ही तरीके हैं। अगर आप उन पे पूरी श्रद्धा रखते हो तो कुछ नहीं, आप साइलेंटली उनके सामने बैठो, तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? और अगर आपको लगे नहीं नहीं मुझे मांगना ही है, कैसे भी आपके लॉजिकल ब्रेन को सेटिस्फेक्शन करना है, तो आप बोल सकते हो कि भगवान तुमने मुझे ये दे दिया है और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ करके। भले 2 महीने बाद आपकी इच्छा पूरी हो या 1 साल के बाद इच्छा पूरी हो, आपको उनको कहना है भाई आपके आशीर्वाद से मुझे ये प्राप्ति हो गई है। एंड रिजल्ट आपको देखना है। जैसे हम जीपीएस में कैसे एंड रिजल्ट डालते हैं कि भाई आप यहाँ पहुँच गए हो, भले 1 घंटे बाद पहुँचते कि 10 घंटे बाद पहुँचते हैं, है ना। तो प्रार्थना हमेशा एक फेथ से करना चाहिए, एक भाव से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए और पेशेंस से करना चाहिए, तो मुझे लगता है वो प्रार्थना पूरी होती है। क्योंकि ऐसा है ना कि जो प्रेयर आप करोगे, आपके अंदर से जो तरंगे निकलेगी वो भगवान खींच लेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो आशीर्वाद देंगे तो उन्हें लगेगा अभी भी ये तैयार नहीं है, इसका समय नहीं आया, तो वो हमारी इच्छा भी पूरी नहीं करेंगे, है ना। आज हम भी है ना, कोई आदमी मांगता है तो हम पहले सोचते हैं ना भाई ये वापस देगा तो मैं इसको दूँ, या इसके लायक है तो मैं उसको दूँ। इज इट राइट? ऐसे थोड़ी हम किसी को कुछ भी दे देते हैं करके। तो ऊपर वाले ने भी अपनी एक एनर्जी फील्ड बनाई है, उस एनर्जी फील्ड को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा भक्ति से, उसके बाद उधर से शक्ति मिलेगी। भक्ति कम पड़ गई तो शक्ति भी कम मिलेगी, ये भी क्लियर समझ लो करके, राइट। आज हम लोग भी जितने बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, वृंदावन में, ऋषिकेश में, शिरडी में, जहाँ पे वहाँ बहुत शक्तियाँ हैं, वहाँ भक्ति करते तो लोगों को रिजल्ट जल्दी मिलता है।
ऐसे सिटियों में मैं बहुत कम इवेंट करता हूँ, बम्बई में तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, ऐसा है क्योंकि कैसा होता है ना, वहाँ पे भाग दौड़ ज़्यादा होती है, सिर्फ लोग मटेरियल मैनिफेस्टेशन के लिए सपने देखते हैं, इसी राइट। लेकिन जहाँ पे भी शुद्ध पावर होता है, शुद्ध एनर्जी होती है, वहाँ पे अगर आप बैठ के करोगे ऋषिकेश जैसे जगह पे, तो आप सोचो कितना जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। यस, और कोई क्वेश्चन? यस। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन कैसे करते हैं? फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन दो तरीके से होता है, या तो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके क्लियर किया जाता है, ताकि फिर फ्यूचर के लिए आपको प्रोग्रामिंग किया जाता है कि आपको ये चीज़ें मिल गई हैं, तब फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन होता है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आप देखो कि अभी जो आपका प्रेजेंट कंडीशन है, इस हिसाब से आपको फ्यूचर में क्या मिल सकता है, उसका रिग्रेशन होता है। इज इट राइट? मतलब अगर आपने पास्ट का क्लियर किया और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन किया, एक एंकरिंग कर दिया, एक माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर दिया, तो बहुत अच्छा हो जाता है। पहले पास्ट का क्लियर किया तो, और काफ़ी लोग अपनी पास्ट का क्लियर नहीं करते, सिर्फ फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के लिए कुछ एंकरिंग कर देते, कुछ माइंड को प्रोग्राम करते कि हाँ मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे घर मिल गया, जैसे इन्होंने कहा कि भाई मैंने केस जीत लिया करके। लेकिन पिछली बार आए थे, इन्होंने हीलिंग सीख के अपनी पास्ट एनर्जी को क्लियर किया, तब इनका मैनिफेस्टेशन हो गया। इस राइट? तो सही तरीका तो यही होता है कि जैसे हम नेचर क्योर में जाते हैं, पंचकर्मा करवाते हैं, तो ये पास्ट का कचरा निकाल के फिर हमारी शरीर को अच्छा करते हैं। और एलोपैथी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पास्ट का कुछ नहीं निकालते, सिर्फ प्रेजेंट का कुछ केमिकल देके उसको मैनिपुलेशन करते हैं। यही दो तरीके हैं कि नहीं? मतलब कोई कचरा नहीं निकालेंगे। आपका शुगर लेवल हाई है तो आपको हाई मेडिसिन दे देंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन दे देंगे। लेकिन अगर आप पंचकर्मा में जाओगे तो सारा कोलेस्ट्रॉल निकालेंगे, सारा अनवांटेड शुगर निकाल देंगे, उसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग करेंगे कि भाई ये डाइट करो, ये एक्सरसाइज करो, तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी करके। सो जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन इज, हाँ। रिग्रेशन मतलब पता कैसे चले रिग्रेशन करना है? अगर सब कुछ नहीं, रिग्रेशन तो हर एक को करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो लेटा हुआ रिग्रेशन करना चाहिए। रिग्रेशन का मतलब है श्रमापना, मतलब आपने पास्ट में जो गलती करी है जाने अनजाने में, उसको रिग्रेशन कहते हैं। उससे माफ़ी मांगनी है, खुद से भी माफ़ी मांगनी है, और जिनके साथ हमने जाने अनजाने में गलतियां करी है उनसे भी माफ़ी मांगनी है, उसको रिग्रेशन कहते हैं, है ना। आप सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करो, जाति स्मरण करो, वो भी रिग्रेशन होता है। आप होपोनोपो करो तो भी रिग्रेशन होता है। आप किसी को सॉरी बोलो, वो भी एक रिग्रेशन है। इज इट राइट? तो रिग्रेशन का मतलब नहीं कि लेट के ही ऐसा कोई प्रोसीजर करना चाहिए। कोई भी छोटी बड़ी गलती हो गई और आपने सॉरी बोल दिया, वो भी एक रिग्रेशन हो गया करके। सर, एक बोलने के लिए केवल एक जो हम लोग बोलते हैं रोज फॉरगिव मी एंड हाँ। एक वर्ड्स बोलते हैं, उसको कैसे अपने हृदय से किस तरह से वो आवाज है, उसका प्रैक्टिस किस तरह से होगा? नहीं, वो ऐसा है ना, जैसे आज आपने ऑरा का एक सब्जेक्ट सीखा, यहाँ पे एनर्जी सीखी, वो ग्रीन कलर की ऊर्जा तरंगे दिल से निकलनी चाहिए, माइंड से ब्लू नहीं निकलनी चाहिए। हाँ चल मैंने तुझे माफ़ किया, चल तेरे से माफ़ी मांग ली, ये माइंड से हो गया। और कहाँ से हम हृदय से मांगते, दिल से मांगते, जो सामने वाले को छू ले, उसमें फ़र्क हुआ कि नहीं? राइट? तो क्या है ना, ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, इसलिए कहते हैं ना वो दिल से निकलनी चाहिए वो माफ़ी। यस या सर, ये जो इन्होंने बताया ऐसा मैडम ने भी काफ़ी ऑरा के ऊपर बताया, हाँ। ऑरा को आपको इम्प्रूव करना है। हाँ हाँ। तो अगर आपको ऑरा इम्प्रूव करने के जनरल मेडिटेशन से ये इम्प्रूव होगा या हीलिंग ही एक पर्टिकुलर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ हीलिंग से ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर, मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप ये ऑरा क्लियर होगा जो है? अभी कैसा है ना, अगर मैं जॉगिंग करता हूँ तो मेरा फिजिकल ऑरा ठीक होता है, मैं डाइट करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ तो फिजिकल ऑरा ठीक होता है, मैं मेडिटेशन करता हूँ तो माइंड का ऑरा ठीक होता है, मैं हीलिंग करता हूँ तो सोल का ऑरा ठीक होता है। मतलब मेरी चॉइस है कि मुझे एक ही ऑरा ठीक करना है कि सारे 7 लेयर के ऑरा ठीक करने हैं। ये वोम का क्या कोई प्रॉब्लम है अगर वोम से आई हुई, हाँ। उसके लिए क्या स्पेसिफिक कोई थेरेपी क्या है? वोम के आप अंदर और सांस के अंतर आपके यहाँ स्टडी करवाया था, हाँ, तो हाँ। उसमें मूव रिग्रेशन हाँ 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 किया था, हाँ हाँ उसके हाँ लिए क्या करें?
हाँ हाँ, एक्चुअली कैसा है ना, जो हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में रिसर्च किया उसमें समझ में आया कि पूर्वजों से अगर कोई चीज़ हमारे पास आ गई है तो इसलिए वूम रिग्रेशन करना पड़ता है। मतलब उनसे हमें कॉर्ड कट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ उनके कुछ गुस्सा एंगर हमारे अंदर आया, कुछ फियर हमारे अंदर आ गया है, कुछ अनवांटेड उनके डिज़ायर हमारे अंदर आ गई है, कुछ हमने अपना अनवांटेड अपने बच्चों के अंदर डाल दिया है। तो दोनों तरीके से वो कॉर्ड कट करना पड़ता है, उसको वूम रिग्रेशन कहते हैं। तो वो उसमें क्या है कि जब हम लोग एज अ थेरेपिस्ट हम लोग जब वूम रिग्रेशन करते हैं 1.5-2 घंटा लगता है, उसमें हम है ना उनके डीएनए में से ना वो सारी फाइलें क्लियर करते हैं। हम उनके पूर्वजों से माफ़ी मंगवाते हैं कि भाई माफ़ कर दो करके, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के हमें जन्म दिया है। लेकिन काफ़ी बार हमारी आत्मा की सोच या इच्छा और उनकी सोच में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत फ्रिक्शन होता है। तो इसलिए वो वूम रिग्रेशन करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, हमारी लड़ाई चलते रहती है। हम काफ़ी बार बोलते हैं ना कि बेटी और मदर की नहीं बनती है कि नहीं, फादर की और बेटे की नहीं बनती है। काफ़ी बार हम बोलते हैं फादर की डॉटर के साथ बनती है, मदर की बेटे के साथ बनती है। तो क्यों ऐसे उनके साथ बनती है? क्योंकि वो दोनों की एनर्जी सेम चलती है, दोनों के डीएनए में सेम थॉट चल रहे हैं। और जहाँ पे ऑपोजिट थॉट चलते हैं तो उनके साथ नहीं बनती है हमारी। किसके द्वारा कराया जाए? तो वो जो थेरेपिस्ट है हमारे, जैसे अभी मैम है वहाँ पे, हमारे 2-3 थेरेपिस्ट हैं जो अभी आए हुए हैं हमारे साथ। तो हमने सोचा कि इस बार हम 5-6 लोगों का करेंगे, जिनकी भी अपॉइंटमेंट बेसिस पे होगा उनका हम करेंगे, क्योंकि वो बहुत एफर्ट्स डालना पड़ता है, बहुत एनर्जी डालनी पड़ती है। एंड स्पेशली अगर आप सीखे हुए हो तो हमारे लिए बहुत ईजी है, बिकॉज वही चीज़ें हम आपसे करवा सकते हैं। आप नहीं सीखे हुए रहते तो हमें ज़्यादा मेहनत पड़ती है। लेकिन अगर आप खुद ही करुणा हीलिंग सीख लेते हो, डीएनए हीलिंग सीख लेते हो, तो हमें बहुत ईजी होता है आपसे करवाना। ऐसा होता है। किससे होता है? हाँ 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 हाँ, हो सकता है। यस 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 यस। तो उसके पैसे हम दे सकते हैं या उसी? नहीं, हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, हम किसी के लिए भी अगर कंसर्न्ड है ना तो हम कर सकते हैं, है ना। जैसे कच्छ गुजरात में जब भूकंप आया था तो कितने लोगों ने पैसे दिए, किसी ने बर्तन दिया, किसी ने पानी दिया, किसी ने क्या दिया। हमें अंदर से लगता है देना चाहिए, तो वो भी एक दान ही है ना। स्पिरिचुअलिटी भी एक दान ही है, एनर्जी भी एक दान ही है। और किसी के लिए हमने पैसा दिया और हमने करवाया तो वो भी एक दान ही हुआ। जैसे हम जेल में जाते हैं रेगुलर और वहाँ पे हम फ्री ऑफ चार्ज सबको सिखाते हैं, तो हमें लगता है कि चलो ये कमर्शियल एक्टिविटी तो हमारी होते रहती है, कुछ हमारे तरफ से चैरिटी एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो हम सीनियर सिटीज़न के आश्रम में जाते हैं, बच्चों के आश्रम में जाते हैं, महिला आश्रम में जाते हैं, जेल में जाते हैं, तो उनसे पैसे नहीं मांगते, हम खुद इनफैक्ट पैसे देते हैं उन्हें, है ना। तो ये भी एक स्पिरिचुअलिटी भी एक चैरिटी है जो कोई भी कर सकता है। ये एनर्जी की चैरिटी मैं मानता हूँ, है ना। कि आपको लगे कि भाई मुझे आर्मी वालों को हीलिंग करनी है, मुझे आपको लगता है पुलिस वाले बेचारे बहुत सख्त ड्यूटी करते हैं, उनकी हीलिंग करनी है, तो आप कर सकते हो ना ऐसी। तो फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है ना। परसों भी मुझे एक महिला ने कहा कि मेरा बेटा बहुत शरारत करता है, मुझे आपसे उसको हीलिंग करवानी है। मैंने कहा ठीक है। मैं एक मंदिर जा रहा था, मैंने कहा आ जाओ मंदिर में, और फिर उस बच्चे की, छोटे बच्चे की मैंने हीलिंग की। उन्होंने बोला कितना पैसा देना? मैंने कहा कुछ नहीं, 11 रुपया मंदिर में ही डाल दो। तो उन्होंने सीधा 11 रुपया मंदिर में ही डाल दिया। मतलब ज़रूरी नहीं ना कि हर बार हम कोई वो एक अमाउंट मांगे ही उनसे। उनको कोई नियम भी दे सकते, भाई आप कुत्ते को खिला देना, गाय को खिला देना, ये भी नियम आप उनको दे सकते हो। इज इट राइट? तो मतलब उसके हाथ से कुछ छूटना चाहिए और कुछ नहीं है, उसको वैल्यू होनी चाहिए उसकी, और कुछ नहीं है। इसलिए उसका आदान प्रदान का जो इंडिया में जो गुरु दक्षिणा की जो एक परंपरा चल रही है, इसका यही तो कारण है। अदरवाइज़ बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे पैसे लेते हैं, वो कहाँ खुद के लिए यूज़ करते हैं? वो तो कहीं अस्पताल में देते हैं, कहीं स्कूलों में देते हैं, कहीं ना कहीं वहीं खर्च करते हैं ना वो लोग, राइट। यस, और कोई क्वेश्चन? सर दूसरे जब हम मेडिटेशन करते हैं या जैसे हीलिंग के लिए हाँ। करते हैं, तो पीठ में एकदम से जैसे कई बार तो नमनेस हाँ लगता हाँ है, हाँ और कई बार बहुत ज़्यादा हीट लगती है, हाँ। तो फिर उसको क्या करना चाहिए सर? नहीं, क्या होता है ना, जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे अंदर एक कुंडलिनी शक्तियाँ होती है ना। तो जब भी हम ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं ना, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जब जागृत होती है तो कहीं ना कहीं वो अटकती है,
ताकि वहाँ कहीं ना कहीं एक अनहील पार्ट है, कर्मा है हमारा, तो वो ब्लॉक है हमारा। और जब उस पार्ट को हम हील करते हैं तो कुंडलिनी ऊपर आके हमारी इच्छा पूरी कर लेती है। तो जहाँ पे भी आपको लगती है कि मेरी कुंडलिनी स्टक हो गई है और उसके वजह से मुझे बैक पेन होता है या कुछ इश्यू होता है, उस जगह पे ज़्यादा हीलिंग करनी चाहिए, उस जगह पे सिंबल्स ज़्यादा डालने चाहिए आपको। सर पेन नहीं होता, जैसे एक खिंचाव सा आता है। आग जैसे, हाँ, फायर जैसे, वही फायर मतलब सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो गई ना, तो क्योंकि वो एनर्जी चाहिए ना उसको पूरी करने के लिए, तो ऊपर आई है इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन ऐसा है ना, उसके बाद शांत करने को भी आना चाहिए। क्या करें? इसके लिए हमें ग्राउंडिंग करनी चाहिए, नीचे ज़मीन पे बैठ के ना दोनों हाथ नीचे रख के हमें फॉरगिवनेस करना चाहिए, ग्राउंडिंग करनी चाहिए। या अगर हम क्रिस्टल को हाथ में रख के करेंगे, इसलिए मैं ये क्रिस्टल हाथ में पकड़ के रखता हूँ ताकि ग्राउंडिंग हो जाए, कभी एक्सेस एनर्जी हो तो। यस, थोड़ा शरीर के बारे में, अगर शरीर के साथ अगर मेडिटेशन से फैमिली के नाम को लेके, हाँ। उसे किन चीज़ों का ध्यान है? क्योंकि वो हर्षश होता है, मॉर्निंग में निकलना है, हाँ। 11 से 8 का जॉब है, हाँ। उसके हस्बैंड ने ड्यूटी ले ली है, हाँ। तो किन चीज़ का ध्यान रखें? हम थोड़ा सा वरी है क्योंकि अब शिवलिंग को पूरे फैमिली को लेके कर रहे हैं। देखो कैसा है कि जो स्फटिक का शिवलिंग होता है, क्रिस्टल का शिवलिंग होता है ना, उसमें आप फैमिली की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पास ये स्फटिक का शिवलिंग है, तो मैंने अपनी फैमिली के लिए प्रोग्रामिंग किया है कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनके रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे रहें। इसी तरह से आप जो भी पर्टिकुलर रिजल्ट चाहते हो वो शिवलिंग में डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एनर्जी, ऊर्जा आपको 24/7 मिलते जाएगी। कभी आप बिज़ी रहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया तो वो उसमें से ऊर्जा केंद्रित होती है और उसमें से तरंगे कंटिन्यूसली हमें मिलते रहती है करके। अगर हम शिवलिंग से कर दें तो क्या साइकिल सर्जरी करना जरूरी है? नहीं, साइकिक सर्जरी तो इसलिए करनी पड़ती है कि जब तक क्लटर नहीं निकालोगे ना, माइंड में से अनवांटेड थॉट नहीं निकालोगे, तो शिवलिंग स्लो रिजल्ट देगा। और अगर वो साइकिक सर्जरी करने के बाद शिवलिंग में प्रोग्रामिंग करके यूज़ करोगे तो जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, है कि नहीं। जैसे अभी हम लोग जो अभिषेक करते हैं, है ना, शिवलिंग के ऊपर पानी डालते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, है ना, क्यों करते? क्लियरेंस करते हैं। एक्चुअली हमें शिवजी के ऊपर हम नहीं चढ़ा रहे, ये एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि भाई मैंने अपने दिमाग को ठंडा कर दिया, मैंने अपने दिमाग को साफ़ कर दिया, शुद्ध कर दिया, सफ़ेद कर दिया। ऐसे करके एक एक चीज़ जब उनके ऊपर डालते हैं, एक्चुअली हम अपने माइंड के ऊपर डालते हैं, क्योंकि हम खुद के सर के ऊपर तो नहीं डाल सकते, तो कोई एक प्रोसेस तो किया करना चाहिए कि नहीं हमें, राइट। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये भी एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज ही है। तो अगर आप रोज़ शिवलिंग में जाके जल वगैरह दूध नहीं चढ़ा सकते हो, और अगर आपके पास स्फटिक का शिवलिंग है, अगर आपने उस पर सिंबल डाल दिया या ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंट किया, तो भी वही प्रोसेस हुआ जो आप फिजिकली कर्मकांड करके करते हो, और ये भक्ति कर रहे हो तो आपको कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। रखने का स्थान उनका, हाँ, रखने का जो उनका कहीं पे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम। यस, बिकॉज इसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी की है कि ईशानी कोना ही चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब जैसे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन की जो बात कर हाँ। रहे हैं, जैसे स्फटिक का शिवलिंग है, हाँ। तो उससे भी हर दिन हमें कैसा चाहिए वो भी प्रोग्राम कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं ना, बिकॉज हम जो भी हमारे माइंड में थॉट आते हैं, जैसे आज मुझे यहाँ आना था तो मैंने ट्रेन में प्रोग्रामिंग किया कि आप जो भी यहाँ पे आ रहे हो आपको आंसर्स मिल गए, आपको रिजल्ट मिल गया, आपको सॉल्यूशन मिल गया। तो ये मैंने आज प्रोग्रामिंग ट्रेन में ही बैठे बैठे कर लिया करके। अब यहाँ से मैं अभी कामाख्या देवी जाऊँगा तो वहाँ के लिए प्रोग्रामिंग करूँगा, उसके बाद मैं अमृतसर जाऊँगा तो उसके लिए मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। तो मैं टाइम टाइम पे शिवलिंग में प्रोग्रामिंग चेंज करता हूँ, राइट। बिकॉज समय के हिसाब से जो भी लोग आपके पास आते हैं, अगर आप 100% उनको रिजल्ट देते हो या सर्विस देते हो या उनको पॉजिटिव करते हो तो आपका कर्म उधर ही ख़त्म हो जाता है। तो शिवलिंग में ये प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि मैं जब जिसको मिलता हूँ उसको मुझसे फ़ायदा होता है, और जो मुझे मिलता है मुझे भी उससे फ़ायदा होता है, और हम दोनों का कर्म क्लियरेंस हो रहा है। ये प्रोग्रामिंग आपको टाइम टाइम पे शिवलिंग में करना पड़ेगा। तो दैट इज़ ओनली फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, और कुछ नहीं है। क्योंकि समय समय पे तो लोग आने ही वाले आपकी लाइफ में, और अगर आप उनको अटेंड नहीं करेंगे या वो आपको सही अटेंड नहीं कर रहा है तो दोनों के कर्म अधूरे रह गए। फिर पता नहीं कितने साल के बाद, कितने जन्मों के बाद आप वापस मिलोगे, कौन वेट करेगा, इसलिए सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यस, इस बार तो साइकिल सर्जरी कर ली थी, हाँ हाँ, तो अब साइकिल का मतलब डेली करें और अब रात को भी कर सकते हैं, या
कर सकते हैं। देखो मैं तो कहता हूँ ना, मैं खुद दिन में 21 बार साइकिक सर्जरी करता हूँ, 21 टाइम्स। लेकिन मैंने शुरुआत में इतनी ज़्यादा नहीं की थी। शुरुआत में हफ्ते में 2 दिन की, फिर हफ्ते में 3 दिन की, फिर धीरे धीरे रोज़ करता था, और फिर धीरे धीरे मैंने कभी शाम को भी कर दिया, रात को भी कर दिया, फिर मैंने और उसके फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। करते करते 5-6 साल लगे, फिर मैं 21 बार आ गया। अब तो मैं कंटिन्यूस 21 बार दिन में करता हूँ साइकिक सर्जरी। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एकदम एक साथ करोगे तो क्या फॉर्मेटिंग हो जाएगा। जैसे आपके मोबाइल है कि हर 5-6 दिन में आप फॉर्मेट करोगे तो आपको कितना तकलीफ होएगा। वापस ऐप्स डाउनलोड करो, वापस यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालो, उसका बैकअप ये करो, कितना टाइम वेस्ट होता है। तो ब्रेन भी इतनी जल्दी जल्दी साइकिक सर्जरी को एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि हर बार उसको शून्य करना तो माइंड तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। उसकी कुछ एक इच्छा है, जब तक वो पूरी नहीं होगी और आपने उसको बीच में शून्य कर दिया तो गड़बड़ा जाएगा वो। तो इसलिए स्लोली करना चाहिए। अपने अंदर से लगता है कि हाँ चलो अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ा है तो बढ़ा लो, है ना। लेकिन उससे क्या है ना, क्रिस्टल्स भी हमारे थोड़े हेल्पफुल रहते हैं। अगर ज़्यादा साइकिक सर्जरी करते हो तो कुछ थोड़े ज़्यादा क्रिस्टल्स हमारे आसपास होने चाहिए। बिकॉज फिर कैसा है कि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे हम ये फॉर्मेट करते हैं ना तो करंट की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हम इसको करंट नहीं देते तो ये मैसेज देता है कि नहीं प्लग इन करके, उसके बाद ही हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो कहीं पावर चाहिए ना आपको, तब साइकिक सर्जरी कर सकते हो। जैसे ब्रेसलेट वगैरह साथ में। हाँ वो है, या तो फिर इवन आप मंदिरों में जाके ज़्यादा साइकिक सर्जरी करो, घर में मत करो, है ना। जैसे मैं काली मंदिर में ज़्यादा जाता हूँ, शिव जी के मंदिर में जाता हूँ, तो वहाँ मैं साइकिक सर्जरी ज़्यादा करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पावर बहुत पॉजिटिव है। तो घर को क्यों मतलब मैं पॉल्यूट करूँ, घर में क्यों मतलब ज़्यादा सर्जरी करूँगा। जैसे हम लोग क्लिनिक पे ऑपरेशन नहीं करते, ऑपरेशन थिएटर ही हमारा अलग होता है, स्टरलाइज होता है ना, पूरा फ्यूमिगेट होता है ना, थोड़ी पवित्र जगह होती है ना। सर मंदिर में जाते हैं तो वो जो प्रोसेस में जो हम करते हैं तो वो आसपास के लोगों को नहीं, वो बताना थोड़ी होता है, हम तो माइंड से सारा प्रोसीजर करते हैं। ओके। हाँ उस टाइम वो कुछ क्रिस्टल लेके जाना, हाथ में पकड़ना, लेकिन ऐसा घुमाने या जो भी प्रोसीजर है वो सब करने की ज़रूरत नहीं। वो तो पूरा आज जैसे मैं फ़्लाइट में बैठ के भी करता हूँ, आज मैंने ट्रेन में बैठ के भी इतनी साइकिल सही कि मेरे बाजू वाले को पता भी नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ। उसको तो लगा चलो आँख बंद करके बैठा हुआ है, लेकिन मैं माइंड से पूरा प्रोसीजर कर रहा था, एक के बाद एक के बाद। सी इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। आपका भाव और आपके जो भी थॉट प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ जैसे आपने इंटेंशन और थॉट प्रोसेस करा, हाँ। तो वो भी हमें रोज रिपीट करने हैं करेंगे तो बेटर है। बिकॉज क्या है ना, हमारे माइंड को हैमरिंग चाहिए कंटिन्यूसली। तो रोज़ करेंगे, हीलिंग करेंगे या ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक साइकिल से, मतलब हम हैमर कर रहे हैं, हम ब्रेन को ना समझा रहे हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। जैसे आज सुबह मुझे ट्रेन पकड़नी थी तो रात को मैंने अलार्म लगाया। अलार्म लगाने के बावजूद भी मैंने माइंड को बोल दिया कि भाई तुझे इतने बजे उठना है। इज इट राइट? तो मैंने 3:15 बजे का अलार्म लगाया, मैं 3:15 बजे उठ गया क्योंकि माइंड में भी प्रोग्रामिंग किया था ना। तो अलार्म से 15 मिनट पहले उठ गया मैं। तो वो कंटिन्यू बम्बार्डिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार डाल के छोड़ दोगे ना तो धीरे धीरे वो माइंड शून्य हो जाता है, तो उसको याद नहीं रहता है कि भाई क्या बोला था करके, है ना। क्योंकि इतने 72 एरियाज़ है आपके ब्रेन के, हर एरिया में मैसेज पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एरिया में आपने मैसेज दे दिया तो हो गया काम, क्योंकि वही न्यूरोट्रांसमिशन होता है, वही सिग्नल्स आपकी बॉडी में जाते हैं, तब जाके आप एक्शन लेते हो। आप देखो ये जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं या जितने भी नेता होते हैं या एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ये लोग कितना रिहर्सल करते हैं, कंटिन्यूस करते कि नहीं? क्यों करते हैं? मतलब कोई वोट मांगने रोज़ जाता है, कोई जिम में रोज़ जाता है, जो कोई एक्टिंग बार बार मिरर के सामने करता है ना, उसके बाद वो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। मतलब एक्चुअली वो माइंड को तैयार कर रहे हैं। आप लता मंगेशकर की ये वीडियो सुनना, वो कहते थे कि पहले जब गाने बनते थे तो हम 1 महीने तक ना उस गाने के जो भी कैरेक्टर किरदार थे उनके साथ बैठते थे, तो हमें समझ में आए कि इनकी टोनैलिटी कैसी है, ये शब्द का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, है ना, उनके भाव कैसे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो हाथ पैर कैसे हिलाते हैं। तो उस हिसाब से फिर उनके अंदर से वो गाने निकलते थे।
तो जब हम देखते थे पर्दे पे तो ऐसा लगता है कि सही में देवानंद ही गाना गा रहा है, राजेश खन्ना ही गाना गा रहा है। अभी के पिक्चरों में ऐसा लगता ही नहीं, पता है पीछे कोई प्लेबैक सिंगर है करके, है ना। तो ये होता है कि आप तैयारी कर रहे हो अंदर से, उस भाव को प्रकट कर रहे हो करके। नहीं तो किशोर कुमार को कितनी बार अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालनी थी या और किसी की निकालनी थी, तो उनको वो तब पॉसिबल था जब वो उनके साथ बैठते थे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और जो लिखते थे ना वो लोग भी है ना नेचर के साथ ज़्यादा बैठते थे, समुंदर तट पे या पहाड़ों पे बैठते थे, तो वो गाने अंदर आते थे, स्क्रिप्ट आती थी, स्टोरी आती थी। तो मतलब माइंड को प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, डाउनलोड कर रहे हो कि हाँ ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ऐसे करके। यस, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं नहीं, उद्देश्य देखो दो ही होते हैं हमारे। एक उद्देश्य ये होता है कि हमें अपनी लाइफ का सर्वाइवल अच्छा करना है, ये पहला उद्देश्य है। अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छा कपड़ा पहनोगे, अच्छा खाना खाओगे, घर को सुख शांति में रख पाओगे, ये पहला उद्देश्य है, राइट, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ पर्पस। सेकेंड उद्देश्य ये होता है कि हमारी सोल जो भी मकसद से जन्म ली है वो भी पूरा होना चाहिए। तो मैं कमा भी रहा हूँ, दैट इज़ माई लाइफ पर्पस, और मैं रिसर्च कर रहा हूँ, दैट इज़ माई सोल पर्पस। तो वो उद्देश्य दोनों फुलफिल होने चाहिए। जहाँ आपको लगता है आपके उद्देश्य पता ही नहीं आपको, तो फिर आप कन्फ्यूजन में रहोगे, हमेशा डायलामा में रहोगे, मैं ये करूं कि नहीं करूं और कैसे करूं। इज इट राइट? इसलिए यहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, सिंबल्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रकाश जितना अंदर जाएगा तो उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। मैंने जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो मुझे समझ में आया कि मेरा ये पर्पस है, मुझे अब अहमदाबाद को ये डेट देनी है, मुझे अभी बनारस में ये मुझे इवेंट रखना है, अभी उज्जैन में मुझे ये डेट रखना है। कोई मुझे बताता थोड़ी है, मुझे वो डेट्स अंदर से आते हैं कि यहाँ 3 दिन का रखना है, यहाँ 5 दिन का रखना है, यहाँ इतने लोगों की बुकिंग करनी है, वो अंदर से आता है और वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। कभी ऐसा आज तक पिछले 26 साल में नहीं हुआ कि भाई तुमने गलत जगह पे ये डेट्स दे दी, गलत जगह पे तुमने बुकिंग कर ली, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उद्देश्य समझ में आता है ना जो प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं। फिर मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको क्या लगता है अब मुझे नेक्स्ट कहाँ रखना चाहिए, कितने दिन का रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। इज इट क्लियर? और मेरे आइडियाज़ के वजह से मीडिया को आइडियाज़ मिलती है, मार्केटिंग टीम को आइडिया मिलती है। आपने पॉडकास्ट में देखा रहेगा कि मेरा उद्देश्य क्लियर था तो सामने वाला जो इंसान को क्वेश्चन नहीं भी पूछता था उसको भी पूछना आ गया, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, उसने भी अंदर से सही क्वेश्चन पूछे। मतलब यहाँ जब आपकी क्लैरिटी है ना तो सामने वाले सारे क्लियर हो जाएंगे आपके लिए, और यहाँ कन्फ्यूजन है ना तो सामने वाले और आपको कन्फ्यूज करेंगे। इज इट क्लियर? मतलब पहले जो भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर थे, चाहे वो गावस्कर थे, कपिल देव थे, या बाद में MS धोनी थे या तेंदुलकर थे, इनको क्लियर पता था कौन से बॉल को कैसे मारना है, कैसी बैटिंग करनी है, कैसी कैप्टनशिप निभानी है, तो उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं था। तो इसको विजडम कहते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना तो नॉलेज के आगे आपको विजडम मिलेगा, और विजडम आपको सही उद्देश्य पे लेके जाएगा। नहीं तो नॉलेज सबके पास है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है, उनको पता ही नहीं कि मुझे अप्लाई कैसे करना और मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, ये भी नहीं पता हूँ। आजकल के पढ़े लिखे लोगों के पास डिग्रियाँ हैं लेकिन ये नहीं पता मुझे जॉब कहाँ करना, अब्रॉड में जाना कि इंडिया में रहना। मुझे कंफ्यूज कितने रहते हैं आजकल के बच्चे, राइट? यस, और कोई? यस, आप जो ये शिवलिंग प्रोग्रामिंग करते हैं, हाँ। कभी कभी उसको ओरा स्प्रे कितनी बार करना चाहिए? क्योंकि अगर एक ऐसा तो नहीं कि ओरा स्प्रे करने के बाद उसकी जो पॉजिटिविटी, हाँ, नहीं, ऑरा स्प्रे में सॉल्ट नहीं है ना, इसमें हर्ब्स है, इसलिए नमक के पानी में शिवलिंग को नहीं डालना चाहिए। ऑरा स्प्रे तो कितनी भी बार मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अनवांटेड जो एनर्जीज आजू बाजू शिवलिंग में जो क्लटर हो गई है वो निकल जाएगी, फिर वापस वो क्लीन हो जाएगा। ऐसा सर, अभी जो शिरडी रिट्रीट हुआ था उसमें आपने एक इंसिडेंट शेयर किया था, जब ऋषिकेश में आपको जब घर अपना शिफ्ट करना हाँ, उसके लिए आपने कहा था कि मैंने खुद पे काम नहीं किया था, तो हाँ। आपने गंगा किनारे जाके यस, सर्जरी करा। यस। उसमें आपने एक वर्ड यूज किया था कि उस टाइम पे साइकिक सर्जरी के टाइम पे आपने वाटर एलिमेंट एक्टिवेट किया। हाँ। वो कैसे? नहीं, वो कैसा था ना कि मैं गंगा माँ को उस टाइम पे साइकिल के वक्त कह रहा था कि माँ आपने कितने लोगों के पाप धोए हैं, कितने लोगों के कर्म ठीक किए हैं,
और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर में जो पानी लीकेज हो रहा है सारे बेडरूम में गंदा हो रहा है, तो वो मेरा किसी भी तरह वाटर एलिमेंट आप ठीक करो, हो सकता है मेरे वजह से ही ये प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने ये प्रोसेस किया और मैं घर पे आया और मुझे पता चला भाई सामने वाला घर तो इससे भी अच्छा है, और मैंने उसको ले लिया करके। तो ये होता है ना कि जो प्रोसेस आपको लगता है कि ये एलिमेंट से जुड़ा है, फॉर एग्जांपल अर्थ एलिमेंट है, प्रॉपर्टी का है, तो आपको लगता है कि चलो मुझे गणेश की प्रार्थना करनी चाहिए या माँ दुर्गा की करनी चाहिए, बिकॉज ये लोग अर्थ एलिमेंट से जुड़े हैं। अब वो लीकेज हो रहा था तो मैंने वाटर एलिमेंट से रिक्वेस्ट किया। जो चीज़ें जो एलिमेंट से जुड़ी है, जैसे कोविड के टाइम पे आपने कौन से एलिमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया? एयर पे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो हमें इंट्यूटिवली या कॉमन सेंस से पता चलता है कि ये एलिमेंट पे मुझे लगता है काम ज़्यादा करना चाहिए, है ना। तो जैसे ये कोविड में हम हवा कह रहे थे, भाई मुझे शुद्ध हवा चाहिए, मुझे सैचुरेशन बढ़ाना है, मुझे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है ना। हमें मेडिकल नॉलेज तो था नहीं, लेकिन समझ में आ रहा था ये बंदा सोशल डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब कि भाई डिस्टेंस रहेगा तो हमारा ऑक्सीजन उसमें नहीं जाएगा, उसका चेप हमें नहीं लगेगा। इज इट राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 5 एलिमेंट्स का तो खेल है सब कुछ, देखा जाएगा तो। काफ़ी बार क्या है ना, हम सिखाते हैं लोगों को लेकिन हम खुद अप्लाई नहीं करते हैं, और फिर कभी कभी बोलते हैं ना बत्ती जलती है, यार तूने तो काम नहीं किया, लोगों को सिखा दिया। तो बोलते हैं ना ट्यूबलाइट है, हम लोग भी कभी कभी, तो फिर हम खुद पे काम करते तो बोलते हैं अरे यार ये पहले किया रहता तो रिजल्ट पहले मिल जाता। ये जो बेसिक रिट्रीट हम लोग की हुई, इसके बाद में अब हम क्या सीखेंगे? अब एडवांस भी सीख सकते हो, PLR भी सीख सकते हो। अच्छा, तो उसके लिए एडवांस के लिए क्या अहमदाबाद में कभी ऐसा होगा, क्योंकि मैं अपनी बच्ची से बाहर नहीं जा पाती हूँ। हाँ, नहीं हम तो यहाँ पे देखो हर 3-4 महीने में करते ही हैं, बिकॉज कुछ NRI का ग्रुप है, जब वो कनाडा US से आते हैं तो वो लोग हमें डिमांड करते हैं कि सर, और स्पेशली वो लोग अहमदाबादी आते हैं कि भाई आप यहाँ पे इवेंट करो। सर तो फिर कभी एडवांस कोर्स यहाँ होगा हमारा? हाँ हाँ डेफिनेटली 3 महीने बाद वापस होगा। इस वक्त आप PLR का भी कर सकते हो या मे बी नेक्स्ट टाइम के लिए वेट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन, है कि नहीं। सर ये माइंड और आत्मा का आपने बात किया, हाँ। जो भी एक्शन हम लेते हैं माइंड से ही लेते हैं, या तो ये दोनों का समन्वय करने के लिए क्या बेस्ट वे है? कैसे हम जो है वो हाउ वी कैन व्हाटएवर एक्शन वी टेक इट इज फ्रॉम द सोल नॉट फ्रॉम द माइंड? नहीं, वो एक सिंपल क्या है ना कि कोई भी एक्शन लेने के पहले आपकी अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी रही ना तो आपका एक्शन सही जाएगा, समझ में कि नहीं। क्योंकि अगर आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो, ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। ये करने के बाद ना माइंड कहीं भटकाएगा ही नहीं, आपको सही दिशा में ही ले जाएगा। क्योंकि जब ये प्राणायाम किया, कपालभाति किया, या जो भी अनुलोम विलोम किया, या विपश्यना किया, राजयोग किया, या सुदर्शन क्रिया, क्रिया योग किया, हीलिंग की, साइकिक सर्जरी की, ये सारी प्रोसीजर क्या है? माइंड को शांत करने की और सोल और हार्ट को एक करने की, है ना। इसको अलाइनमेंट कहते हैं। तो फिर एक्शन भी हमारा उसी हिसाब से होगा। अनवांटेड हम स्टेप्स लेंगे ही नहीं, भटकेंगे ही नहीं अभी, क्योंकि क्लियरिटी आ गई ना हमारे अंदर। यस तो अलाइनमेंट और अट्यूनमेंट में क्या डिफरेंस? नहीं, बहुत फ़र्क है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है ना कि हम क्या कहते हैं, अपने अंदर की जो माइंड बॉडी सोल होता है ना उसको एक करते हैं, उसको अलाइनमेंट कहते हैं। शक्तिपात अट्यूनमेंट का क्या होता है कि हम चक्र की फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो करते हैं और हम कुदरत की शक्तियों से उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कार की अलाइनमेंट का मतलब 4 टायर का अलाइनमेंट करना होता है कि आपका स्टीयरिंग बिल्कुल हिले नहीं, वो इंटरनल अलाइनमेंट है। और शक्तिपात का मतलब ऊपर से एक शक्ति को आप कनेक्ट करते हो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल को एक करते हो, उसको अट्यूनमेंट कहते हैं, उसको शक्तिपात कहते हैं। तो अब जैसे आज आप हमारा वो हम कर सकते हैं, आप अपना शक्तिपात नहीं कर सकते हो, आप खुद का अलाइनमेंट कर सकते हो, कहने का मतलब है। इसलिए हम कहते हैं चक्र ध्यान करो, जैसे ऋषि मुनि करते थे, लम वम रम, है ना, उसके बीज मंत्र चैंट करते थे, तो वो अलाइनमेंट का प्रोसीजर है। उसको करते करते अगर आप 50 साल तक कर लिए तो मे भी एक दिन खुद का शक्तिपात हो जाएगा। तो इतना 50 साल वेट क्यों करना? इससे तो बेटर है कि जो चैनल होता है, जो रेकी ग्रैंड मास्टर होता है या करुणा ग्रैंड मास्टर होता है, वो आपका शक्तिपात कर ले तो आपका वो 40-50 साल बच जाएगा। इतने साल आपको साधना नहीं करनी पड़ेगी, जैसे आपने किया। हाँ वही ना, बिकॉज फिर वो इजी हो जाता है ना। मेरा भी किसी ने किया, मैंने आपका किया, तो कैसा ये कुछ चैनल है,
जैसे आप लैंडलाइन यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, तो लैंडलाइन यूज़ करने वाले को घर पे जाके फ़ोन करना पड़ता है कि हाँ मैं घर पे पहुँच के तुझे फ़ोन करूँ। मोबाइल है तो क्या किधर भी खड़े खड़े आप फ़ोन कर सकते हो, रास्ते पे कहीं पे भी कर सकते हो। तो जो चीज़ एडवांस है ना, जो चीज़ इजीली मिलती है, तो उसमें बुरा क्या है, राइट। अब जैसे अचीवमेंट का कुछ सेशन कर सकते हैं, जैसे एवरी वीकली या बाई वीकली अचीवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एट्यूनमेंट का मतलब है 50-60 टाइम्स की हीलिंग होती है। लोग जितने भी हमारे रिट्रीट में रिपीट के लिए आते हैं वो एक्चुअली एट्यूनमेंट के लिए ही आते हैं, अदरवाइज तो हीलिंग तो वो भी करते ही रहते हैं, ऐसा होता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एट्यूनमेंट बहुत हैवी प्रोसीजर है, डेल्टा लेवल की प्रोसीजर है। तो उससे कैसा है ना कि हमारे 1 महीना बच जाता है, 6 महीना बच जाता है, नहीं तो हम अपनी हीलिंग करते जाएंगे और कोई एट्यूनमेंट करेगा तो फास्ट हीलिंग हो जाएगी, कोई हमारा रिग्रेशन करेगा तो फास्ट हीलिंग हो जाएगी। तो अचीवमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं हाँ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको कभी ऐसा लगता है तो आप आपका फ़ोटो ऐसे ही व्हाट्सअप कर सकते हैं कि भाई मेरा एट्यूनमेंट, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमने थोड़ी प्रैक्टिस छोड़ दी है, प्लीज़ हमारा री एट्यूनमेंट करो। काफ़ी लोग कहते हैं हम प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं लेकिन तो भी आप हमारा री एट्यूनमेंट कर दो ताकि हमारा और ज़्यादा प्रोसेस फास्ट हो जाए, राइट। यस सर, एसकेएम से जुड़ने के बाद, हीलिंग सीखने के बाद एक बहुत मेजर चेंज है। हाँ। जैसे पहले मुझे गुस्सा आता था, अरे इसने कैसे कह दिया है, राइट राइट राइट। तो उसके लिए ग्रजेस आते हैं। यस यस। तो अभी जैसे एक 7 years old फ्रेंड से ऐसे सुनने में आया कि मतलब वो बैक बीचिंग इधर कर रहा है, हाँ। तो दया सी आती है। Exactly. क्योंकि बार बार ऐसे याद आता है, नहीं सर ने कहा उसकी हीलिंग कर दो। हाँ राइट तो राइट। उससे मुझे मतलब क्या एक्सपीरियंस मिला, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने ये क्या गलती की, पर हर्ट करता है वो चीज़ बार बार। हीलिंग तो आती है, ग्रजेस नहीं आते उसके लिए, पर ना दुख होता है कि हाँ। यार ये तो कोई बोलने वाला शब्द ही नहीं था, हाँ क्यों बोला। राइट राइट तो राइट। मतलब मुझे उससे क्या एक्सपीरियंस लेना है, उससे मैं बाहर कैसे निकलूं? देखो क्या है ना, कोई भी सिचुएशन होनी है, मतलब कोई भी परिस्थिति में आपको तो आना ही आना है, लेकिन आने के बाद उसमें कितना देर रहना एक फ्री विल चॉइस होता है। इज इट राइट। परिस्थिति तो आने ही वाली, कोई अनबन होगी, कोई तनाव होगा, कोई टेंशन होगा, कोई तू मैं होगी, ये तो सबके साथ होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद का जो टाइम है ना, वो डिसाइड करता है कि इसके पहले आपने कितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की। शायद ये हीलिंग हमको ज्यादा अंतर्मुखी बना रही है। वही कह रहा हूँ ना, जिससे हमें दूसरे के करे हुए का असर ही ना हो, और हम ये सोचें कि हम अपना जो हमारे अंदर की एक खुशी है वो Yes. हम उसको मेंटेन करें। बिकॉज जैसे अभी पहले हम बहुत साल पहले मंदिर जाते थे और कोई हमें धक्का मारता तो हमें गुस्सा आ जाता था, ये क्या धक्का मार रहा है हमें। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बेचारा खुद परेशान है और वो अपनी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है, तो हम बोलते कोई बात नहीं, हम पीछे हट जाते हैं, हम पीछे कोने में बैठ के खड़े रह के भी हम मेडिटेट करेंगे, हीलिंग करेंगे। तो अब वो नहीं लगता अंदर से। दूसरे सर एक बात और भी है हाँ। कि जैसे हम आपके हम इसको अपना ही मिशन कहेंगे। राइट राइट राइट। कि इससे जुड़ने के बाद में हमारे अंदर एक अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बढ़ जाती है हाँ कि हम एक अच्छे इंसान बने जो अच्छे समाज को एग्जैक्टली, बिकॉज आपका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है ना, अदरवाइज भगवान ने आपको ह्यूमन बॉडी दी क्यों है, कंट्रीब्यूट करने के लिए दी है ना। कुछ तो आप उनका काम करोगे, अच्छी चीज़ें फैलाओगे तो बेटर है ना, राइट। ऐसा नहीं कि उसके लिए बड़ा संत बनना पड़ेगा या त्यागी बनना पड़ेगा या बड़ा बलिदान सेक्रीफाइस, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी ने इन्होंने एक अच्छा मैसेज आपको भेज दिया मोबाइल पे, आपने इनको भेज दिया, तो इतनी भी अच्छा ही किए तो भी बड़ी बात हो गई, राइट। लेकिन वो नियत साफ हो जाती है, वो करुणा भाव आ जाती है कि नहीं मुझे अच्छा ही कुछ स्प्रेड करना है। और ये तो सबका एक्चुअली ह्यूमन धर्म ही है, मतलब कहते हैं ना मनुष्य धर्म ही है कि एक दूसरे की हेल्प करना, नहीं तो मतलब ही क्या है। हम बोलेंगे नहीं वो फौजी उधर करेगा, मुझे क्या करना है, वो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन हम भी दुर्गा माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई सबको प्रोटेक्टेड रखो, सबको सेफ रखो, राइट। तो उसके लिए थोड़ी कि आपको आर्मी ज्वाइन करके वहाँ जाके बॉर्डर पे खड़ा रहना है, घर पे बैठ के भी आप प्रेयर कर सकते हो कि नहीं लोगों के लिए। दैट्स अ सिंपल वे। अच्छी प्रेयर तो सभी के लिए की जाए। बस और क्या है, जितना प्रेयर करोगे वही तरंगे जाएगी और वही वापस आएगी। कुदरत का नियम है, जो फेंकोगे वो वापस आएगा, राइट।
हमने भी कोविड के टाइम पे बहुत ऐसे ऑनलाइन सेशंस लिए, बहुत ऑनलाइन सेशन लिए, शायद उसी का फल हमें ये पॉडकास्ट के थ्रू मिला। वो शायद हम नहीं लेते, इतनी मेहनत उस टाइम पे नहीं करते, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास नहीं आती, राइट। तो कहीं ना कहीं काम हम करते हैं, लेकिन कितनी इंटेंसिटी से, तीव्रता से करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितनी कंसिस्टेंटली करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग बीच बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर उनको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। सर दूसरा बहुत अच्छा है कि आपने हम लोग को ये अवसर दिया कि डेली कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर हम लोग से मेडिटेशन करवाता है। राइट। तो अब वो हमारी प्रैक्टिस में, और हम अपनी गलतियों को उसमें चेक कर पाते हैं कि हम जब खुद करते हाँ। हैं तो क्या गलती कर पाते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था ना कि जब मैंने सीखा था तब मुझे मुंबई से बार बार दिल्ली जाना पड़ता था। तभी 98 में ये सब चीज़ें नहीं थी, ना व्हाट्सअप था, ना यूट्यूब चैनल थे, ना कोई ऑनलाइन सेशन थे, और तभी STD का फ़ोन का सिलसिला था, तो 011 करके फ़ोन करता तो बिल चढ़ जाता था मेरा। तो फिर मुझे लगता नहीं भाई, 3-4 महीने में एक बार जाओ अपने गुरु टीचर के पास, थोड़ा सीख के आओ, फिर 3-4 महीने बाद फिर जाओ। मैंने कहा भाई ऐसा तो सबके साथ नहीं होना चाहिए। तो हमने तो क्या ये इजी कर दिया कि हमारे सारे टीम मेंबर्स जो भी हैं SKM के, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार ही रहते हैं। कोई 5 बजे सेशन लेता है, कोई 6 बजे सुबह लेता है, कोई दोपहर में लेता है, कोई रात में लेता है। तो आप लोगों को कंटिन्यू सर्विस मिल सकती है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि नहीं आप एक ही टाइम पे लेते हो, वो टाइम तो मुझे जमता ही नहीं। हम लोग कनाडा के टाइम से लेते हैं, दुबई के टाइम से लेते हैं, अलग अलग कंट्री के टाइम से लेते हैं। लोग वो टाइम पे भी कभी कभी जुड़ जाते हैं, तो कितना अच्छी बात है ना ये। बहुत अच्छी सर, हम लोग का बहुत बड़ा आभार है हम लोग को। नहीं, कहते हैं ना देयर इज़ अ डिमांड, देयर इज़ अ सप्लाई। आपके अंदर की जो प्रार्थना है वो हमारे ज़रिए ऊपर वाला पूरा कर रहा है, और क्या है ना। वो आप करते रहेंगे तो ये ऐसे होते रहेगा। पहले हम साल में एक ही बार अहमदाबाद करते थे, अब साल में 4 बार करते हैं। तो देयर इज़ अ डिमांड, देयर इज़ अ सप्लाई, राइट। सर रात का जो सेशन होता है 9:30 से 10:30, हाँ। उसमें जैसे अगर हम सो जाते हैं 1 घंटे के लिए, हाँ। जैसे सेशन खत्म होता है आँख खुलती है, हाँ। ताकि आप ट्रांस में चले जाएं। हाँ। और अगर हम सुबह उठते हैं फिर पता चलता है अरे हम तो हीलिंग में चले गए। हाँ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रांस में जाना और हीलिंग में? नहीं, कैसा है कि जब भी ये सेशंस होते हैं ना, तो डेफिनेटली हम तो ट्रांस में जाते ही हैं, है ना। और ट्रांस में जाने के बाद क्या होता है कि अंदर का एक सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस चालू रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज नॉर्मली जो हम सोते हैं और जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर कोई चेंजेस थोड़ी आते। हम तो ऐसे ही सोए ऐसे ही उठे। लेकिन ये जो सेशन होता है ना 9:30 से 10:30 बजे का, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सुबह जब उठते हैं ना तो बहुत फ्रेश लगता है, बिकॉज कुछ तो अंदर प्रोसेस हुआ है ना। अभी आपने कुकर में कुछ चीज़ें रखी और आपने गैस ही चालू नहीं किया और सिर्फ कुकर गैस पे रख दिया, कुछ थोड़ी होने वाला है। ना सीटी बजेगी, ना कुछ अंदर पकेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये होता है कि एक अगर आपने मेडिटेशन कर लिया सोने से पहले और इतना अच्छा वाला, उसके बाद जो अंदर का जो प्रोसेस होगा तो आपका तो लाइफ चेंज हो गया, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पहले 20-25 लोग जुड़ते थे, अब तो 150, 200, 250 लोग भी जुड़ जाते हैं करके। हाँ, मतलब ये देखो ना कितनी अच्छी बात है करके। हमने 6 बजे का ये 9:30 बजे कर दिया। सर एक ऑस्ट्रेलिया से तो कोई जुड़ जो कहती है सब लोग घर में सो रहे ना, अंधेरे में बैठ के कर रहे हैं। आई नो, मैं क्वेश्चन नहीं करता। यस, कितने लोग हैं, इवन दुबई के भी लोग हैं, कितने लोग अलग अलग जगह से लोग करते हैं। सर खाना खाने के टाइम क्या इंटेंशन डालना चाहिए जिससे वो गैस नहीं हो और वो डाइजेस्ट हो जाए? नॉर्मली तो मैं तो कह रहा हूँ सिम्बल्स ही डालो, बिकॉज सिम्बल्स ही जब हम डालते हैं ना तो उसके अंदर एक फोटॉन्स जाता है ना, तो अनवांटेड एसिडिटी गैस बनती नहीं है करके, है ना। आपकी मतलब एक अच्छी इम्यूनिटी बनी रहेगी और अच्छा आपका डाइजेशन होगा। यस, हाँ ચાલશે। સિમ્બોલ્સનો ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? એકચ્યુઅલી ફર્સ્ટ ટાઈમ તો કરી છે રાઈટ, પણ બેસિકલી આખી પ્રોસેસ હા, મેડિટેશન હોય કે પછી સાયકિક સર્જરી, હા, જે છે એ બધું સિમ્બોલ્સથી જ થાય છે। હા, તો આપણને એના પર શ્રદ્ધા કેવી રીતે આવે? એમ કે લાઈક બધું જે છે સિમ્બોલ્સ છે તેનું લાઈક એનું એ શું છે, सार શું છે? हाँ, सी साइंस क्या है ना सिम्बल्स का, मैं आपको बताता हूँ कि पहले एक ज़माने में ना हम ग्रंथ पढ़ते थे, आपको पता है ना, पोथी पढ़ते थे बड़ी बड़ी।
आजकल हमारे पास टाइम नहीं है कि बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ना, किताबें पढ़ना, टाइम नहीं है, तो उसका एक कंडेंस्ड फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया और किसी ने उसको डाउनलोड भी कर लिया। क्योंकि हम जैसे से बोलते रहते टाइम कम है, टाइम कम है, तो देखो ना, आप खुद ही सोचो ना, लैंडलाइन से आप मोबाइल पे आ गए, इज इट राइट? तो वैसे ये ग्रंथ से आप सिंबल पे आ गए। अब सिंबल्स वही काम करेगा जो ग्रंथ काम करता है, राइट? पहले आप बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करते थे या विड्रॉ करते थे, अब मोबाइल के ऐप्स में जाके ही आप इंटरनल ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो कितना काम इजी हो गया। तो ये ऊपर वाला को पता है कि कहीं ना कहीं आपका समय बचाने के लिए ना कोई नई चीज़ें आती है, और उस पर आपको श्रद्धा हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम अपना काम करती है ना। पहले एक फ़ोटो निकालना है तो स्टूडियो में जाके निकालना पड़ता था, अब तो हम अपने ही मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं। तो चीज़ें कितनी अभी देखो ना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है। पहले सारी चीज़ें डिपेंडेंट थी, फ़ोटो के लिए इसके पास जाओ, मुझे मैच सुननी है तो ट्रांजिस्टर को उठाओ, अभी तो एक ही फ़ोन में रेडियो भी चलता है, कैमरा भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो ये जैसे टेक्नोलॉजी चीज़ें एडवांस होती है, स्पिरिचुअलिटी भी एडवांस होती है, धार्मिक चीज़ें आध्यात्मिक हो जाती है। तो पहले हम धार्मिक क्रिया करते थे तो लंबी चलती थी, अब आध्यात्मिक क्रिया करते तो छोटी चलती है, तो कितना इजी हो जाता है। सर मेरा कोई भी सेशन हो 2 बजे का, 3 बजे का, रात शाम को 6 बजे का या रात को 9 बजे का, हाँ। कोई भी सेशन मैं ऑनलाइन करती हूँ, मैं बैठे बैठे सो ही जाती हूँ। हाँ, मुझे पता ही नहीं चलता कब सेशन चालू हो। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है, ये आपके साथ ऐसा नहीं, वो अच्छी बात है। बिकॉज क्या है ना, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ को है ना चेंज करने के लिए ना साइलेंट जोन में जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ऑपरेशन छोटा या बड़ा है सेशन में क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चलेगा। हम लोग को कोई भी ऑपरेशन करने के लिए उसको पहले सुन करना पड़ता है, बेहोश करना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी ऑपरेशन करने देगा वो। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि रात का टाइम है ना, इसीलिए सो नहीं नहीं, दिन में भी होगा, कभी भी होगा। यस सेशन यस में तो इसमें भी सो गई। यस यस, एक बार 5 बजे का था तो उसी में सो गई। राइट। फिर मैं नहीं बैठती, मैंने कहा सो ही जा रही हूँ, हाँ। फिर सेशन में बैठने का क्या फायदा। हाँ। तो अभी मैं नहीं ऑनलाइन नहीं आती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिकॉज जो लोग ऐसे जाते हैं ना, ट्रांस में जाते हैं, मैं तो बोलता हूँ खो जाते हैं, सोते नहीं है, खो जाते हैं। तो वो खोना होता है, सोना नहीं कहते उसको। हमें वो डिफरेंस आज तक समझ में नहीं आया। मुझे भी पहले ऐसे लगता था, तो मैं मेरे सर को बोलता था कि आप कुछ भी करवाते हो, मैं तो सो जाता हूँ। बोलता है सोता नहीं तो फिर तू मेरा इंस्ट्रक्शन कैसे एंड तक सुनते रहता है, जब हम बोलते हैं आंखें खोलो तो खोल देते करके। तो सोया या खोया जो भी है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही होता है करके, ये तो 100% है। सर जैसे PLR अभी हम सीख सकते हैं, हाँ तो क्या ऑरा रीडिंग भी हम आगे कोई ऐसा कोर्स है आपके? हाँ, ऑरा रीडिंग का तो स्पेशल कोर्स है। जैसे अभी भी लास्ट संडे हुआ था, सैटरडे हुआ था हमारा गोरेगांव में, और अभी ऋषिकेश में हमारा 5 डेज़ की ऑरा की रिट्रीट होने वाली है। पिछले साल भी हुआ था, अभी भी हुआ, करीबन हाँ दिसंबर में 1200 लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग लिया है ऑरा का, और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी तो धीरे धीरे टीम बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ ये तो हमारा मेन बेस है, मेन सब्जेक्ट है ऑरा का। उसके बगैर तो मतलब हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। सर उसमें हम क्या सीखने के बाद में हम कितने केपेबल हो सकते नहीं, कैपेबल हो ही जाते हैं। आपका साइकिक एबिलिटी बढ़ जाता है, इंट्यूशन बढ़ जाता है, आपको कलर इंटरप्रिटेशन समझ में आते हैं, आपको सेंस होने लगता है, आपको फील होने लगता है कि ये बंदे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, इसका कैसा निवारण किया जाए। बिकॉज एक एनर्जी का चैनल कनेक्ट हो जाते हो, है कि नहीं? क्योंकि छाया शास्त्र है, तो ये छाया को रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके वाइब्स कैसे आते हैं, उसकी तरंगें कैसी निकल रही है। कोई आदमी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करोगे और वो नहीं जा रहा है, लेकिन आप उसके ऑरा को सेंस करते हुए उसका रिग्रेशन कर लोगे, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। तो इसमें हेल्थ, रिलेशन, फाइनेंशियल सब आ जाते हैं, सब क्लियर हो जाते हैं। यस 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 यस। अभी हम 2 दिन जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बेसिक वर्कशॉप करने वाले हैं, वो इसी के आधार पे करने वाले हैं। क्या आपको धीरे धीरे समझ में आए कि कितने प्रकार के रिग्रेशन होते हैं, कितने टेक्निक्स होते हैं, कैसे कैसे किया जाए, तो उससे ऑरा आपको समझ में आएगा कि ये टेक्निक से ऑरा कैसे खुलता है, ये टेक्निक से ब्लॉक कैसे खुलता है, ये टेक्निक से इसके कंजेशंस कैसे फाइनेंस के निकाल सकते हैं, है ना? फाइनेंशियल के लिए मनी अमेंडमेंट जो है, हाँ, जो मनी के सिंबल है, मनी के सिंबल्स है, मनी का रिग्रेशन है, तो ये कहाँ मूलाधार चक्र पे जा, हाँ तीनों पे डालें या तीनों पे डालें, बेटर है। यस यस
नीचे के 3 चक्र पे। ऐसे। सर पहले PLR का कोर्स सीखना चाहिए या फिर ऑरा का? नहीं पहले देखो अभी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास PLR का, अभी तो सीख सकते हो, मे बी दिसंबर या बाद में कभी भी आप ऑरा का सीख सकते हो। दोनों डायग्नोस्टिक है, एक कैसा है ना, एक इंट्यूटिवली डायग्नोसिस है और एक प्रोसेस से डायग्नोस्टिक है कि नहीं। जब आप ऑरा करते हो तो सामने से इंसान को खड़ा करते हो, और जब रिग्रेशन करते हो तो उसके साथ आप 2 घंटा स्पेंड करते हो, तो उसके ऑरा के सारे लेयर्स में आप ही घुस जाते हो, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना। ये एक एक्सरे है, एक MRI है, इन्वेस्टिगेशन सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग है ना। तो ऑरा इज़ एन एक्सरे एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ एन MRI, कि जिसमें एक एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि क्या उसके सब एटॉमिक कॉस्मिक एनर्जी लेके आया है, वो उसकी पैटर्न्स क्या है। सर ऑरा मशीन जो होती है उससे आप डायरेक्टली लेते हैं, हाँ दुनिया में है, हाँ, और एक आप फोटो लेके ले रहे हैं, हाँ, इनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। पहले फ़र्क था, अभी कोई फ़र्क नहीं। अभी तो ये साइंटिस्ट लोगों ने 14 साल के बाद जो रिसर्च करके ये जो टेक्नोलॉजी बनाई है BFR की, ये अल्टीमेट है। सर सिंबल चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग में फ़र्क क्या है? नहीं, मंत्र इज़ अ फायर, सिंबल इज़ अ ईथर एलिमेंट, एलिमेंट का ही फ़र्क है ना डायरेक्टली। अभी हमने देखा ना कोविड से एक बात समझ में आई कि एयर तक हम पॉल्यूटेड हैं, अब एयर के ऊपर ईथर ही बचा। इज इट राइट? मतलब अभी तो ग्लोबल वार्मिंग के बाद पता चल गया कि फायर भी अभी मतलब ढंग की फायर नहीं है, राइट? लेकिन ईथर को अभी तक किसी ने पॉल्यूट नहीं किया, एयर तक सब खराब है एनवायरनमेंट। तो सिंबल्स की चैंटिंग करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी आज के युग में। सर सारे सिंबल्स एक साथ तो करते ही हैं। हाँ। जैसे आपने स्पेसिफिक अगर सिंबल बताया है, हाँ। तो मतलब वो कितनी बार चैंट करें और सारे एक साथ? एटलीस्ट 3 टाइम मिनिमम तो करें ही, मैक्सिमम तो फिर अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है। जैसे आज मैं ट्रेन में बैठा था तो मैं 1 घंटा पूरा साइकिक सर्जरी का सिंबल को इनहेल एक्सेल कर रहा था। तो कभी कभी मैं एक ही सिंबल को 1-1 घंटा 2-2 घंटा करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उसका इफ़ेक्ट बहुत अलग ही गिरता है, बहुत अलग ही गिरता है, बिकॉज वो एक अपना चैनल बना लेता है ऐसा। वही कि हम हीलिंग नहीं कर रहे हैं ना साइकिक सर्जरी, लेकिन जैसे अब इतना ज़्यादा ये हो गया कि सारे सिंबल्स हर वक्त वो तो अच्छा ही है, वो होना ही चाहिए, तो अच्छा ही है वो तो ब्रेथ एनकोडिंग है ना, मतलब आपकी सांसों के साथ सिंबल चल रहे हैं, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है ना। सर जब से ज्वाइन किया है ना, हाँ कहीं जैसे कार वगैरह चलाता तो उसमें FM वगैरह चलता रहता है, हाँ अकेला रहता हूँ, हाँ तो FM का वॉल्यूम बिल्कुल बंद हो जाता है, राइट और यही चलता रहता है, राइट मन करता ही नहीं है कि म्यूजिक सुने। एग्जैक्टली सही बात है, सही बात है। बस ये नहीं ये होना ही चाहिए ना, बिकॉज यही तो भक्ति है ना। आज के टाइम पे देखो यही भक्ति है, और ये भक्ति करते आपको जो शक्ति मिलती है ना, ये अल्टीमेट शक्ति मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलता है, जो जॉय मिलता है ना, ये अल्टीमेट है। पहले कैसे था, प्लेजर के लिए हम मरते थे कि गाना सुना थोड़ा प्लेजर मिल गया, एक स्टिमुलेशन मिल गया। अब ये सिंबल्स की चैंटिंग करके जो शांति मिलती है ना, तो लगता ही नहीं है आर्टिफिशियल चीज़ों पे डिपेंडेंट रहना चाहिए करके, है ना। 25 साल से सर एडिक्शन का, अच्छा, सब निकल गया, अब याद ही नहीं आता बिल्कुल कुछ है। वाह गॉड, सी कितना बड़ा अचीवमेंट है, गुड गुड गुड। फाइनेंस का अभी चल रहा है, हाँ। माइंड पे था जो हाँ। 3 लाख सब फिनिश, अरे वाह, वेरी नाइस, सब वेरी खत्म हो गया, वेरी याद ही नहीं है कि गुड गुड। है कुछ जो आता था दिमाग पे उसको लगा लेता है, हाँ। माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन अब नथिंग। सही बात है, ना यही तो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, यही अपने अंदर परिवर्तन लाना है।